नमस्कार साथियों, साहित्य संदूक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की लेखिका मृदुला गर्ग जी की सुप्रसिद्ध कहानी विलोम। यह ठीक है कि मैं इस शहर में 16 साल बाद आई हूँ। 16 साल बहुत होते हैं, यह भी जानती हूँ, पर शहर कहीं से कुछ तो जाना पहचाना लगना चाहिए। यह कोई छोटा मोटा आऊं जाऊं शहर नहीं, बम्बई है, हिंदुस्तान का अकेला महानगर। फिर एकदम भूल कैसे गई इसे मैं। बॉम्बे सेंट्रल पर उतरी, यहाँ तक तो ठीक था। स्टेशन हर शहर के एक से होते हैं, अलग करके याद रखने लायक कुछ नहीं होता। अजनबी शहर के अजनबी स्टेशन पर उतरी तो उसके अजनबियत तक महसूस नहीं हुई। टैक्सी पकड़ी और वर्ली पहुंच गई। मेरे एक परिचित रहते हैं वहां, उन्होंने मेरे लिए एक कमरे का इंतजाम कर दिया था। सामान रखा, हाथ मुंह धोया, चाय पी और काम से निकल पड़ी। काम क्या, बॉस ने कहा था ख्वाह बख्वाह कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाथ कुछ लगता नहीं, चलो इस बार तुम हो आओ, दफ्तर के खर्चे पर घूमना तो हो जाएगा। तो मैं आ गई। बम्बई अपनी कंपनी की सभी बिक्री शाखाओं की कॉन्फ्रेंस थी, नटराज होटल में। कंपनी का नाम क्या करेंगे जानकर, वैसे जाने तो भी कोई हर्ज नहीं, कुंडालिया एंड कंपनी। कोई फर्क पड़ा नहीं ना, कंपनियां सब एक जैसी होती हैं। रेल के किराए के अलावा अपने अफसरों को दूसरे शहर में घूमने के लिए टैक्सी का भाड़ा भी देती हैं और होटल का खर्चा। पर मुझे उतने ठाट बाट से ठहर कर क्या करना था। पैसे बचेंगे तो घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लूंगी, एक अलार्म घड़ी, एक बड़ा थर्मस, यह सब और क्या। इसीलिए परिचित के घर ठहर गई हूँ। रात गए सोना भर तो है। आते वक्त 750 ग्राम मिठाई लेती आई थी उनके लिए। ऐसा है कि 1 किलो मिठाई लो तो महंगी पड़ती है और 500 ग्राम कम लगती है, पर 1 किलो के डिब्बे में 750 ग्राम मिठाई रखवा लो तो कम दाम में शो बढ़िया बन जाती है। इस बार एकदम चौक चौबंद दुनियावी बनाई हूँ बम्बई। बॉस ने कहा था तुम्हारा जाना पहचाना शहर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक कहा था। 16 साल पहले मैं कंपनी की बम्बई शाखा में ही काम करती थी और पैडर रोड पर बने कंपनी के मकान में एक कमरे में रहती थी। 2 साल बाद दिल्ली तबादला हुआ था। ठीक है, 16 साल हो गए मुझे शहर में लौटे, पर शहर है आखिर। बच्चे से जवान तो हो नहीं सकता कि पहचान में ना आए। जवानी में बनी पहचान कहाँ भूलती है। बूढ़ा होने पर भी पूरा चेहरा ना सही, 2-1 नक्शे याददाश्त में उभर ही आते हैं और उनके सहारे व्यक्ति पहचाना जाता है। यही होता है ना, भूले बिसरे पुराने परिचित से मिलने पर। आदमी हो या शहर, जवान से बूढ़ा हो चला हो या यह शहर, कहीं से भी तो पहचान नहीं आ रहा। अपार अगम्य है इसका परिचय, इतना कि मन को कचोटता तक नहीं। वर्ली से होटल नटराज गई तो रास्ते में पेडर रोड पड़ी। टैक्सी से गई थी ना, कंपनी किराया जो देगी देखा, अब उसका नाम है बी देशमुख रोड। क्यों बदल दिया करते हैं हमारे सरमाएदार सड़कों के नाम, जानते नहीं, सड़क से लोगों की यादें जुड़ी रहती हैं। क्या हक है सरकार को जनता से उसकी यादें छीनने का। सड़क का नाम किस आदमी के नाम पर है, वह हिंदुस्तानी था, अंग्रेजी है, स्थानीय या विश्वविख्यात, इससे राहगीरों को क्या मतलब। उनकी यादें राह से जुड़ी होती और राह की पहचान उसका नाम होता है। नाम उसका अपना होता है, सिर्फ उसका, किसी आदम जात का मोहताज नहीं। पेडर रोड पर मेरा घर हुआ करता था। जीवी देशमुख रोड मेरे लिए क्या मानी रख सकती है। इसीलिए उस सड़क पर आकर मैंने कुछ महसूस नहीं किया, पर ऐसा होता तो अपना घर देखकर मैं जरूर द्रवित होती। मेरा घर या मेरा कमरा जिस इमारत में था उसका नाम था अजूमल मैशम उसका नाम था अजूमल मेंशंस। दिल्ली से चलने से पहले नाम मुझे याद दिलवाया गया था। कंपनी के स्थानीय बिक्री मैनेजर अब भी वहां रहते थे, उनसे मिलने की मुझे जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए मेरी टैक्सी अंजुमल मेंशंस के सामने से गुजरी। सड़क के दाईं तरफ बनी इमारत पर लगी तख्ती मैंने पढ़ी। मैंने याद किया यहीं रहती थी मैं। याद आ गया मुझे, पर घर की कोई तस्वीर, किसी कोने की धुंधली सी छाया भी मन में नहीं उभरी। तब मैं थोड़ा घबरा गई। बॉम्बे सेंट्रल और वर्री को न पहचान पाना इतने विस्मयकारी नहीं था, पर यह मेरा अपना घर। ठीक है, मैंने तय किया, कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मैं वर्ली वापस नहीं आऊंगी। कुछ देर गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर बैठूंगी। न जाने कितनी शामें मैंने इस समय
न जाने कितनी शामें मैंने इस समय दरवाजे के सामने बैठकर बिताई थी, घंटों बैठी रहा करती थी वहां, तब तक जब तक मुंह फाड़कर समुद्र सूरज को निगल न जाता, आसमान के साथ खुद स्याह न पड़ जाता, समुद्र की सतह पर खड़ा हर जहाज अंधेरे में गर्क न हो जाता। सदर दरवाजे के पीछे फैला समुद्र सिर्फ समुद्र नहीं, एक रास्ता था जो उसके देश को जाता था। बंदरगाह में खड़े किसी एक जहाज पर दृष्टि जमाकर मैं आंखें मूंद लेती थी और कुछ नहीं करना पड़ता था मुझे, बस अपने को मुक्त कर देना होता था। और मैं जहाज के भीतर पहुंच जाती थी, फिर हिच को ले लेता जहाज मुझे ले चलता था उसके पास, उसके देश। उसका हाथ मेरे हाथ में आ जाता था और तृप्त आनंद से भरपूर मैं घंटों बैठी रहा करती थी, उस वासनाहीन स्पर्श को महसूस करती। मैं गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गई। मैंने देखा एक भव्य सदर दरवाजा, नाम गेटवे ऑफ इंडिया। उसके सामने देखी एक आलीशान इमारत, नाम ताजमहल होटल। नजरें घुमाई तो देखा दूर तक फैला विशाल समुद्र। उसकी सतह पर जहां तहां दूर और पास खड़े 10-12 दीर्घकाय जहाज, अति सुंदर, भव्य, बिल्कुल अजनबी यात्री की तरह परखा मैंने। समुद्री हवा की ठंडक ने बदन का पसीना सोख लिया, मुझे आराम मिला। बिना कोई आत्मीयता अनुभव किए प्रकृति के उपहार को सराहा मैंने। फिर सदर दरवाजे के सामने मुंडेर पर बैठकर समुद्र का ग्रास बनते, एक्चुअली काफी पुरानी पुस्तक है और फॉन्ट भी बहुत छोटा है तो कई कई जगह मिसप्रिंट हो रहा है। दरवाजे के सामने मुंडेर पर बैठकर समुद्र का ग्रास बनते, कांपते, कप कपाते सूरज का अफसान भी देख लिया, देखा, परखा, सराहा, बस महसूस कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? यहीं बैठकर तो उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे मेरे बीच बस इस समुद्र जितना फासला है। तभी तो उसके चले जाने के बाद कितनी कितनी शामों को मैं यहीं बैठकर उसके देर नहीं है लेकिन मिसप्रिंट की वजह से दिखने उसके देश तक हो आया करती थी, यानी अपने विचारों में। यह सब मुझे याद है, फिर यह शहर मुझे याद क्यों नहीं? शायद मैं गलत जगह आ गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया मेरे संताप का साक्षी रहा था, इसीलिए मेरा अवचेतन उसे भूल गया होगा। पर पैडर रोड का मेरा घर, वह भी तो उसके चले जाने के बाद उस घर के अंदर कम मायूस शामें बिताई थी क्या मैंने? उन दिनों मैं बम्बई शहर की तरफ देखती कहाँ थी, हर जर्रे में मुझे वह दिखलाई देता था। तभी तो मैंने आंखें बंद कर ली, शरीर को ढीला छोड़ दिया और इंतजार करने लगी कि उन दिनों की तरह उसका चेहरा उभर कर सामने साकार हो जाए। इंतजार में भरी उम्मीद की गंध से ही रोम रोम लहक उठा, तो वाकई चेहरा सामने आने पर आहा, अभूतपूर्व होगा वह क्षण, रोमांचक और तृप्तिदायक। इसकी तुलना में बम्बई शहर को न पहचान पाना कितनी मामूली बात थी। जिस आदमी के लिए मुझे शहर दिखना बंद हो गया था, आज इतनी कोशिश के बाद उसका चेहरा तक मुझे याद नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं उसे भूल नहीं सकती, भूल ही नहीं, फिर याद क्यों नहीं कर पा रही? कैसा है ये बम्बई शहर के मेरे जीवन का आधार, मेरी स्मृति भंडार ही छीने ले रहा है मुझसे। कहीं पागल तो नहीं हो रही मैं? पागलपन के ही क्षण हैं ये, वरना अपनी सबसे प्रिय, सबसे उत्कृष्ट स्मृति किसी से कैसे छिन सकती है? नहीं नहीं, संभालना होगा खुद को, थामना होगा आवेग को, बुद्धि से काम लेना होगा। तर्क शक्ति की कमी नहीं है मुझ में। हाँ, मैं गलत जगह आ गई हूँ। इतना संताप होगा था यहाँ की मैं याद करना नहीं चाहती। अवचेतन पलायन कर रहा है, स्वतः मुझे भूलने पर मजबूर कर रहा है, पर मैं भूलना नहीं चाहती। भूल गई तो जीऊंगी कैसे? निपट अकेले? मुझे ऐसी जगह जाना होगा जो उसके विछोह की नहीं, प्राप्ति की साक्षी रही हो। यही ठीक है, हाँ यही ठीक है। बार बार मैंने खुद को यकीन दिलाया और पसीने से तरबतर बदन खींच खांच उस रात किसी तरह घर ले आई। अगले दिन दोपहर को कॉन्फ्रेंस मैंने बीच में ही छोड़ दी। चर्च गेट स्टेशन गई और मलाड जाने वाली लोकल ट्रेन का टिकट लिया। उस दोपहर मुझे याद है, उसके बम्बई छोड़कर चले जाने के कुछ दिन पहले हम दोनों इसी तरह धीमी लोकल में बैठकर मलाड तक गए थे। सारा रास्ता वह मुझे अपने बारे में बतलाता गया था, तभी मैंने उसे संपूर्ण पाया था। उसके बाद वह मुझे छोड़कर चला गया। कितनी बड़ी विडंबना थी कि ठीक उन क्षणों में जब वह अपने आप का संपूर्ण मुझे दे रहा था, तो मैं उसे सबसे कम समझ पाई थी। सच तो यह है कि संपूर्ण रूप से उसने दिया जरूर, पर मैं तो न ले सकी। फिर भी बाद में जब उसे याद किया तो लगा उस दिन लोकल ट्रेन में बम्बई के एक बड़े इलाके से गुजरते हुए मैंने उसे पाया, जो पाया और नहीं। वह बोल रहा था केवल हृदय की गहराइयों से नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने के निर्णय में से।
और मैं थी कि उसकी बातों में काव्यात्मक रस ले रही थी। उसकी बातें मुझे राम राज्य की उस निर्दोष परिकल्पना की तरह लग रही थी जिसमें राम ने धोबी के आरोप पर सीता को देश निकाला नहीं दिया था, उसकी अग्नि परीक्षा भी नहीं ली थी, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ था और न हो सकता था। इतना सुंदर सपना देखने वाला आदमी परियों के देश के राजकुमार से ज्यादा मनमोहक होगा या नहीं? मुझे तो उसने सर्वांग मोह लिया मुझे तो उसने सर्वांग मोह लिया था। इतना प्यार आ रहा था उस पर कि लग रहा था उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर किया क्या मैंने? ठोस धरती का संबल छोड़ छोटा मोटा सपना भी न देख सकी। मैंने प्यार किया, विश्वास नहीं। जब उसने कहा कि वह बिहार के दुमका जिले में किसी गांव में रहकर काम करना चाहता है, तो अपने ही सपनों में खोई मैं मुस्कुरा पड़ी। प्यार में चिहुक कर पूछा था, क्यों? बंधुआ मजदूरों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, मदद करने के लिए। उसने कहा तो मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। सच कहूं तो मैं आशंका से कांप उठी। याद रखिए, यह 16 साल पहले की बात है। बंधुआ मजदूरों की बात करने वाले लोग इन दिनों नक्सलवादी कहलाते थे और उनका नाम कहीं सुनने में आ जाने पर दुनियादार जन वहां से भाग खड़े होते थे। वह अपना माल असबाब बचाने की फिक्र में लग जाते। यहाँ तक कि बंधुआ मजदूरों का सवाल था, मैंने तब तक सिर्फ अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ा था। ये तो आप समझिए पिछले 10 वर्षों में हर किसी की जबान पर उनका नाम चढ़ गया है। तब से जब से बंधुआ मजदूरों को गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। अजीब मजाक है। 37 साल पहले देश का संविधान बना तो बंधुआ मजदूरी अवैध थी, पर अगले 27 साल तक जैसे किसी ने संविधान पढ़ा ही नहीं, खुद केंद्रीय सरकार ने भी नहीं। फिर अचानक अवैध को खूब धूमधाम के साथ दोबारा गैर कानूनी घोषित किया गया। बंधुआ मजदूरों पर जमकर उपन्यास नाटक लिखे जाने लगे, फिल्में बनने लगी। हर किसी को उसका अर्थ समझ में आ गया, पर उनके हालात में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि बद से बदतर ही हुए। पर 16 साल पहले मुझे यह सब कहाँ मालूम था। उसकी बात सुनी तो सटाक मेरे मुंह से निकला, क्या रे, तुम नक्सलवादी हो क्या? हूं तो। इतनी देर बाद वह हल्के से मुस्कुराया। हो, सचमुच हो? मेरी आशंका आतंक से घिरने लगी। हो, वादी प्रतिवादी मैं नहीं जानता। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि मैं उन इंसानों की मदद करना चाहता हूँ जिन्हें हम लोग इंसान का दर्जा देने से इनकार करते आए। तुम्हें हम लोगों से क्या? बिहार क्या तुम्हारा देश है? हाँ, कैसे है मेरा देश? जैसे तुम मेरी हो। मेरे कारण हुलस उठी थी मैं। मेरे कारण तुम मेरे देश को अपना बनाना चाहते हो? तब उसने मेरा हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटा दिया था। दूर होकर बैठने की जगह डिब्बे में नहीं थी, पर मुझे लगा था यथासंभव वह परे सरक गया है। फिर अपने और मेरे बीच दूरी बनाए रखकर उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे साथ मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। वह एकदम चुप बना रहा। पास खिसक कर मैंने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से हटा दिया। कहा फिर भी कुछ नहीं। 1 साल बाद किसी ने मुझे बतलाया कि उसके नाम के एक आदमी को हमारी सरकार ने बिहार के किसी इलाके से गिरफ्तार किया है। तो मैंने सोच लिया कोई दूसरा आदमी होगा। फिर 5 साल बाद अखबार में पढ़ा कि उसके नाम के एक आदमी को रिहा कर दिया गया है, पर पुलिस के पहरे में मैं देश छोड़कर जाने पर मजबूर किया गया। जब वह मुझे छोड़कर गया तभी मैंने अपने को समझा लिया था कि उसके जाने का एक ही कारण हो सकता था, वह यह कि भरपूर चाहने के बाद वह समुद्र भर के फासले को पाटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मुझे जैसे ठीक ठाक मालूम था मुझे छोड़कर वह अपने देश लौट गया है। बहुत दिन पहले एक शाम उसने मुझे कहा था, मेरे तुम्हारे बीच फासला ही कितना है, बस समुद्र भर का। उसके बाद बंदरगाह से दूर होते जा रहे जहाज को देखकर यह भी कहा था, देख रही हो उस जहाज को? समुद्र को लांघकर दूसरे तट पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं, इसलिए हमारे बीच का यह फासला। मेरा हाथ उसकी मुट्ठी में था। बाद में समुद्र तट पर हंसी हंसी में कहे गए इन्हीं वाक्यों पर मैं अपनी मुट्ठी कसे रही थी। उनके सहारे अनगिनत शामों को गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठे बैठे उसके देश तक सफर कर आई थी। एक क्षण को भी मैंने विश्वास नहीं किया था कि सचमुच वह बिहार में दुमका जिले के किसी गांव में जाकर बस गया है। पर आज 16 साल बाद बंबई के सीने पर धीमी गति से रैंक 30 लोकल की खिड़की से बाहर देखते देखते अविश्वास का धुंधलका छट रहा है। उस दिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वह जानता था समुद्री फासला तय करना आसान है, मंजिल का फासला मिटाना नामुमकिन। मैं कुछ नहीं जानती थी। जंगल में रहने वाले जानवरों की तरह अपने बचाव की तदबीर खूब अच्छी तरह से जानती थी। सीखनी नहीं पड़ी थी। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले सभ्य लोगों के बच्चे अभिमन्यु की तरह कोख में ही सब कुछ सीख लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का तरीका सीखा था, उसमें से बाहर निकलने का नहीं, और हम केवल निकलने की तरकीबें सीखते हैं, भीतर घुसने की नहीं।
वर्गगत विरासत के रूप में हमारे माँ बाप हमें ऐसी स्वार्थी उदासीनता दे जाते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर चक्रव्यूह में घुसने से रोके रखती है। अभिमन्यु के विलोम हैं हम सब। अभिमन्यु के विलोम हैं हम सब। अभिमन्यु की कथा मैं जानती थी, अभिमन्यु को नहीं। अभिमन्यु जैसे लोग शायद अब संसार में पैदा नहीं होते। होते हैं तो समाज उन्हें बहिष्कृत करके ही दम लेता है। जिसे मैंने अपने आसपास कभी देखा नहीं, जाना नहीं, अचानक अप्रत्याशित ढंग से मिल जाने पर उसे मैं कैसे पहचान सकती थी। उसने कहा वह दुमका के उस गुमनाम गांव में जाकर बस रहेगा। तो मुझे उसमें एक दिलफेंक सपना भर दिखा, एक रोमानी कविता। आज सब कुछ मेरी समझ में आता जा रहा है। आज 16 बरस बाद इस लोकल ट्रेन में अकेले इस अजनबी शहर में सफ़र करते, जब मेरे देखते देखते शहर अपनी अजनबियत खोने लगता है। लोकल ट्रेन मैंने दोपहर को पकड़ी है। सुबह शाम जितनी ठूसम ठूस नहीं है डिब्बे में। बैठने की जगह मिल गई। खिड़की से बाहर की झोपड़पट्टियां बराबर नजर आ रही थी। झुग्गी बस्ती स्टेशन, फिर झुग्गी बस्ती, फिर स्टेशन। गरीबी, गंदगी, फटेयाली, फिर स्टेशन। भूख, तंगहाली, सनहात, फिर स्टेशन। अब जाकर पहचान पा रही हूँ बम्बई शहर को। झोपड़पट्टियों का गुणा और जोड़, बस इतना ही अस्तित्व है इस महानगर का। दुमका के उस गांव जैसे छप्पर छज्जे अनेक खस्ताहाल गांव आंखों के सामने से गुजर गए तो मैं समझी 16 साल पहले उस दोपहर मैंने जब उसके साथ कहीं भी चलने की हामी भरी थी, ऐलान किया था कि कहीं भी उसके साथ न रह पाने का। दुमका का गांव, बंबई की बस्ती, लेश मात्र भी तो फर्क नहीं है दोनों में। मेरी बात के मर्म को वह समझ गया था, एकदम सही सही समझ गया था। मैं ही जान पूछ कर ना समझ बनी रही थी। अब मैं समझी कि कल वर्ली से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक मैं बंबई की किसी सड़क, किसी इमारत को पहचान क्यों नहीं पाई थी। मैं जानती थी, अपने भीतर गहरे में कहीं जानती थी, जो दिखलाई दे रहा है वह सच नहीं है। दरअसल यह कंक्रीट की 20-20 मंजिला इमारतें झोपड़पट्टियां हैं। जर्जर खस्ता हाल झोपड़पट्टियां। जो दिख रहा है तिलस्म है सब माया। बेमायावी इमारतें उन्हीं झोपड़पट्टियों की नींव पर खड़ी हैं और किसी भी क्षण भरभराकर धूल में मिल सकती हैं। मलाड स्टेशन पर मैं उतरी और पैदल रास्ता तय करने लगी। एक एक झोपड़पट्टी मेरे लिए अलग अस्तित्व लिए खड़ी थी। उसे आत्मसात करती मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि सुबह सूरज के उगने की तरह मेरे बराबर में उसका चेहरा साफ उभर आया। फिर पूरे कदबुत में उसकी आकृति मेरे इतने करीब कि हाथ से छूकर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसका कंधा मेरे कंधे से लगा हुआ था और तमाम विलोम भूल में दृढ़ता से आगे बढ़ रही थी। उसका कंधा मेरे कंधे से लगा हुआ था और तमाम विलोम यानी विपरीत चीजों को भूलकर मैं दृढ़ता से आगे बढ़ रही थी। विलोम यानी विपरीत। वास्तविकता और स्वप्न में हमेशा अंतर होता है और एक उम्र विशेष में जो हमारी समझ होती है वो उम्र बढ़ते बढ़ते परिपक्व होने पर बदल जाती है। कहानी मृदुला गर्ग की पूछे जाने वाली कहानियों में से एक है। अपने समय में चर्चित भी रही है, इसीलिए आपको सुनाई है। आशा करती हूँ अच्छी लगेगी। इसी प्रकार अन्य आधुनिक रचनाओं और अन्य कहानियों के लिए आप प्लेलिस्ट को अवश्य चेक करें। धन्यवाद।